हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी ज़ोरों से शुरू हो चुकी होगी। और सभी मित्रगण, सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से जय भगवान। और द्वितीय प्रश्न पत्र NDTY थर्ड ईयर की द्वितीय प्रश्न पत्र भाग एक। द्वितीय प्रश्न पत्र भाग एक। प्रश्न एक। अनिद्रा रोग के प्रमुख कारण व घरेलू उपाय लिखो। प्रश्न एक। अनिद्रा रोग के प्रमुख कारण व घरेलू उपचार लिखो। उत्तर। नींद का हमारे शरीर से गहरा संबंध है। आजकल की दौड़ धूप से भरी दिनचर्या में चैन की नींद सोने वाले बहुत कम ही लोग हैं। इंसान का जीवन दिनों दिन कठिन होता चला जा रहा है। आधुनिकता के इस दौर में हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयासरत है, जिसके कारण उसकी जीवन शैली में अनेकों बदलाव आए हैं। जिसमें ऐसा एक बदलाव है अनिद्रा, अर्थात नींद न आना। इंसान को नींद क्यों आती है, इसका सीधा सा जवाब है अब हमारे शरीर की नस नाड़ियों, मांसपेशियों, शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम के कारण थकावट महसूस करती हैं। जब हमें उन्हें आराम देने के लिए नींद की आवश्यकता पड़ती है और हमारा शरीर मन की भाषा को अच्छी तरह समझता है। जब पूरा मन सोने की इच्छा करने लगता है तब हम सो जाते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार हमारी अंतर्स्रावी ग्रंथियां कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकालती हैं। इनमें से एक ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। यह हार्मोन नींद लाने में सहायक है। पीनियल ग्रंथि हमारी आंखों से जुड़ी हुई है। यह ग्रंथि प्रकाश के अनुरूप ही अपना स्राव करती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव शुरू कर देती है। इस मेलाटोनिन हार्मोन के रक्त संचालन में मिलते ही हमारे शरीर का तापमान स्वतः ही कम होने लगता है और हमारा शरीर शिथिल चला जाता है। यदि किसी को नींद नहीं आती हो तो उसके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की कमी है। इसकी कमी के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। 24 घंटों में एक स्वस्थ व्यक्ति को 7-8 घंटे सोना पर्याप्त है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद भी कम होती चली जाती है। छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तब 21 घंटे सोता है और वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 65 से 75 के बीच में है वह दिन भर में 5-6 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेता है। नींद न आने के प्रमुख कारण। नींद न आने के प्रमुख कारण। नींद न आने का एक बहुत बड़ा कारण चिंता भी है। कहा जाता है चिंता चिता बना देती है। जब हमारी सोच सकारात्मक रूप चिंतन नहीं कर पाती है तो वह नकारात्मक रूप में बदल जाती है। तब अंदर ही अंदर इंसान घुटन सी महसूस करने लगता है और इस नकारात्मक सोच के कारण शरीर में तड़पड़ाहट होने लगती है और हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण दिन भर आंखों में भारीपन शरीर को घेर लेती है। यह समस्याएं आगे चलकर मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करती हैं। नींद न आने का एक और कारण अत्यधिक कामेच्छा का जागरण व गलत विचार, अश्लील साहित्य का पढ़ना व ऐसे चित्रों को देखना जो हमारे मन पर कुविचारों का प्रहार करते हैं। इस तरह के विचार आने के बाद हम सोते सोते भी जागते रहते हैं। हमारी आंखें तो बंद रहती हैं पर मन में विचार चलते रहते हैं और इस प्रकार की नींद से जागने पर शरीर में स्फूर्ति के बजाय थकान महसूस होती है। दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी मनुष्य अनिद्रा का शिकार हो जाता है। इन दवाओं के प्रभाव से अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण और भी अनेकों बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, जिनके चलते हम अपनी नींद को खो बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति
जो अन्य रोगों की दवाओं के साथ साथ नींद की गोलियां भी खाते हैं, ऐसे व्यक्ति नींद की गोलियां छोड़ते ही अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। नींद लाने के उपाय। नींद लाने के उपाय। पहला, अच्छी नींद लाने के लिए हमें हल्की फुल्की कसरत खुली हवा में नियमित रूप से करनी चाहिए, या खुली हवा में गहरी सांस लेते हुए टहलना भी इसमें सहायक है। दूसरा, फूलों की सुगंध हमारे मन को तरोताज़ा करने का एक साधन है। फूलों की सुगंध हमारे मन को तरोताज़ा करने का एक साधन है। हम यदि अपने घरों, बाग बगीचों में महकते फूलों के बीच बैठें तो शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे और लेटते ही जल्दी नींद आ जाएगी। तीसरा, चिंता मुक्त रहें, किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। चौथा, भोजन में तले भुने आहार, मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं के बराबर करें या न करें। पांचवा, सोते वक्त योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर को शिथिल, ढीला, मन को शांत करना पड़ता है। साथ ही साथ मन को श्वास पर केंद्रित करते हैं। कब हमारा शरीर अचेतन अवस्था में चला जाता है, अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। छठा, अच्छी नींद लाने के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ दिन प्रकृति के संपर्क में रहने के लिए निकालें। कुछ दिन ऐसी जगह पर रहने जाएं जहां पेड़ पौधों की हरियाली, शुद्ध प्राकृतिक हवा, झरनों की आवाज़ और शांति हो। ऐसी जगह समय बिताने से मन को विश्राम मिलता है और मन में चल रहे तमाम विचारों या अंतर्द्वंद से मुक्ति मिलती है और अच्छी नींद आती है। सातवां, काम का बोझ उतना ही रखें जितना आप सहजता से संभाल सकते हैं। प्रश्न दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इस रोग के कारण, लक्षण व आहार पर प्रकाश डालें। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इस रोग के कारण, लक्षण व आहार पर प्रकाश डालें। उत्तर, हड्डियों का भुरभुरा होकर कमजोर होना अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुस्थिरता एक आम समस्या है। विशेषकर वृद्धावस्था में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की हड्डियां इतनी खोखली और कमजोर हो जाती हैं कि मात्र झुकने, जोर से खांसने या भारी वस्तु उठाने से चटक सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित व्यक्ति को अधिकतर रीढ़ की हड्डी, नितंब या कलाई में ही फ्रैक्चर होते हैं। प्रौढ़ावस्था में अक्सर महिलाओं को जोड़ों के दर्द की शिकायत हड्डियों के क्षरण के कारण होती है। इस मामले में एहतियात बहुत जरूरी है। 40 से 50 साल की 80% महिलाओं में यह शिकायत पाई जाती है। यह बीमारी चिंताजनक है पर लाइलाज नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में इसका उपचार संभव है। वैसे तो यह परेशानी स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकती है, लेकिन देखा गया है कि रजोनिवृत्ति के शुरुआती दिनों में जब एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है तब हड्डियों का क्षय तेजी से होता है। लक्षण, इस बीमारी के कोई आरंभिक लक्षण नहीं होते हैं और न ही मरीज को किसी प्रकार का दर्द होता है, लेकिन शरीर की हड्डियां कमजोर होने के पश्चात पीठ, कूल्हों में दर्द रहने लगता है। समय के साथ व्यक्ति की लंबाई घट जाती है और कुबड़ निकल आता है। फ्रैक्चर होने पर जुड़ने में समय अधिक लगता है। कारण, यह रोग उन लोगों में पाया जाता है जिनकी हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य आवश्यक खनिजों की मात्रा कम हो। इसके अलावा वह एंडोक्राइन ग्रंथि से में विकृति या कुछ विशिष्ट दवाइयों के नियमित सेवन से भी हो सकता है। हड्डियों की ताकत उनके घनत्व और वजन पर निर्भर है। यदि इस अवधि में हड्डियों का घनत्व वजन उचित रहा है तो आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस होने की आशंका कम रहती है। सही समय पर इस रोग की पहचान बहुत आवश्यक है। बीमारी प्रारंभिक अवस्था में हो तो इसे रोकना आसान होता है और जांच के दौरान यदि इस बीमारी के होने की आशंका पाई जाए तो इसे रोका भी जा सकता है। औरतों में पुरुषों के मुकाबले इस बीमारी के होने की आशंका 2 गुना अधिक होती है, क्योंकि उनकी हड्डियां का वजन और घनत्व कम होता है और उम्र लंबी। जिन औरतों की कदकाठी छोटी और नाजुक होती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा अधिक होता है।
उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध हमारे वंश से भी होता है। माँ या पिता को यह बीमारी होने पर आपका भी इससे ग्रस्त होना आश्चर्यजनक नहीं है। शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा भी ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका को तय करती है। यदि रजोनिवृत्ति देर से होती है या मासिक धर्म जल्दी शुरू हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका भी कम होती है। लेकिन यदि मासिक धर्म असामान्य रहा हो या फिर 45 साल से पहले ही रजोनिवृत्त हो गई हो तो निश्चित ही इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर भी हड्डियों के कमजोर होने की आशंका हो जाती है। कुछ मूत्रवर्धक औषधियों के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। फलस्वरूप हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती हैं। जरूरत से ज़्यादा शराब भी हड्डियों के लिए घातक सिद्ध हो जा सकती है, क्योंकि यह शरीर की कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त व्यक्ति को अक्सर फ्रैक्चर होने का डर लगा रहता है। सही समय पर इलाज द्वारा आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज के लिए ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज के लिए ज़रूरी है कि पहला, नियमित रूप से विटामिन डी, विटामिन सी और कैल्शियम युक्त आहार लें। दूसरा, यदि कैल्शियम के कारण कब्ज की शिकायत हो तो खूब पानी पिएं और रेशेदार फल सब्जियां लें। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। कसरत से न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपकी हड्डियां सघन व ताकतवर बनती हैं। चौथा, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। शोधकर्ताओं का मानना है कि तंबाकू के सेवन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धूम्रपान और शराब दोनों की विटामिन डी बनने की प्रक्रिया में बाधक है, जिससे कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता। महिलाओं में हार्मोन का स्तर घट जाता है। पांचवा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा आप अपने रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। छठा, कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन मूत्रमार्ग से कैल्शियम निकालता है। सातवां, बहुत अधिक शीतल पेय नहीं पीना चाहिए। आठवां, नमक और प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। नौवां, खतरे का जरा भी आभास होने पर अपना परीक्षण कराना चाहिए। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमेशा सही और सीधी मुद्रा में रहें। आगे की ओर झुक कर न चलें। पढ़ते समय झुक कर न बैठें। जब भी बैठे तन कर बैठें। यदि जमीन से कोई भारी चीज उठानी हो तो घुटने झुकाएं, कमर नहीं। ज़्यादा ऊंची एड़ी के जूते न पहने। जहाँ तक हो सके गिरने से बचें। जब भी दर्द हो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अभी तक किसी विशेष दवा की खोज नहीं हुई है, लेकिन इस रोग की जानकारी होने पर उचित खान-पान तथा रहन-सहन में सावधानी बरतने से इसका खतरा बहुत हद तक टाला जा सकता है। प्रश्न तीसरा, एनीमिया यानी खून की कमी, एनीमिया रोग के लक्षण, कारण व उपचार लिखो। एनीमिया रोग के लक्षण, कारण व उपचार लिखो। उत्तर, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने का मतलब है खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाना। इस बीमारी में रक्त की ऑक्सीकरण क्रिया में कमी आ जाती है। आजकल एनीमिया से पीड़ित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। रोगी की आंख के अंदर की झिल्ली या नाखूनों के अग्रभाग की लालिमा देखकर रोग का पता चल जाता है। ऐसे रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण, पहला, जरा सी मेहनत या चलने पर थकावट महसूस करना। जरा सी मेहनत या चलने पर थकावट महसूस करना। दूसरा, दिन भर लेटे रहने की इच्छा करना। दिन भर लेटे रहने की इच्छा करना। तीसरा, जरा सी तेज आवाज सुनते ही हृदय गति बढ़ जाना। चौथा, भूख में कमी व भोजन के प्रति अरुचि। पांचवा, नींद न आना। छठा, सिर दर्द बना रहना। सातवां, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। आठवां, नीचे से ऊपर उठने पर चक्कर आना। नौवां, रोग बढ़ने पर टखनों में सूजन आना। 10वां, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना।
11वां, मिट्टी खाने का मन करना। कारण। पहला, स्त्रियों में मासिक धर्म के समय अधिक रक्तस्राव होना। दूसरा, दुर्घटना में रक्त बह जाना। तीसरा, शरीर में पोषक तत्व, आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी। चौथा, शरीर की चयापचय क्रिया में गड़बड़ी। पांचवा, बवासीर के कारण खून का गुदा द्वार से बह जाना। छठा, आंतों में छाले होने पर दस्त के साथ साथ खून निकलते रहना। सातवां, प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव होना। आठवां, पेट में हुक बर्म तथा मलेरिया के कीटाणु होने पर खून की कमी हो जाती है। नौवां, गुर्दे की खराबी के कारण। 10वां, थैलीसीमिया के कारण खून बनना ही बंद हो जाता है। 11वां, शरीर के किसी अंग जैसे यकृत, अस्थि मज्जा के कार्यों में व्यवधान पड़ने पर खून बनना कम हो जाता है। जांच। इसके लिए जांच हम क्या करा सकते हैं एनीमिया के लिए? शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत खून में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 या अधिक होना चाहिए। वयस्क स्त्री में 12 या इससे अधिक है तो स्वस्थ है। हीमोग्लोबिन का यह प्रतिशत 100 मिलीलीटर आरबीसी में है। हीमोग्लोबिन का अधिक बढ़ना शरीर के लिए खतरनाक है। इससे खून में गाढ़ापन आ जाता है जिससे रक्त कहीं भी थक्के के रूप में जमा हो सकते हैं। आहार ही उपचार है। आहार ही इसका उपचार है। एनीमिया से पीड़ित रोगी का आहार ही उपचार है। ऐसे रोगी के आहार में लौह तत्व आयरन की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। एनीमिया या रक्ताल्पता के रोगी को अपने आहार में निम्न खाद्य पदार्थों का समावेश कर लेना चाहिए। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते, पुदीना में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, अंकुरित अनाज लगभग 60 ग्राम प्रतिदिन नाश्ते में या भोजन के साथ लें। तीसरा, गुड़ में लौह तत्व पाया जाता है, खाने के बाद मिठाई की जगह गुड़ खाएं। चौथा, राम भर भीगी हुई अंजीर किशमिश में आयरन खूब होता है। रात भर भीगी हुई अंजीर किशमिश में आयरन खूब होता है। पांचवा, आयरन पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के साथ साइट्रिक एसिड युक्त पदार्थ नींबू, आंवला व संतरे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में आयरन का अवशोषण अच्छी तरह से हो जाता है। छठा, लोहे की कढ़ाई में खाद्य पदार्थों को पकाने से उनमें आयरन की प्रतिशतता बढ़ जाती है, या जिन खाद्य पदार्थों में आयरन नहीं है उनमें आयरन के गुण आ जाते हैं। सातवां, तिल में लौह तत्व प्रचुर में होता है। सर्दी के दिनों में गुड़ व तिल मिलाकर लड्डू बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। परहेज। पहला, चाय का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। चाय का प्रयोग करने से शरीर आयरन का अवशोषण नहीं कर पाता। दूसरा, आयरन युक्त कैप्सूल का प्रयोग कम करना चाहिए। इनके अधिक प्रयोग से शरीर के कुछ अन्य तत्वों में कमी आ जाती है। तीसरा, खटाई का परहेज रखें जैसे टमाटर और आमचूर। चौथा, तले भुने पदार्थ भी कम से कम लें। प्रश्न चौथा, कब्ज की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। कब्ज की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर, कब्ज एक महाव्याधि है और प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की जननी है। कब्ज एक महाव्याधि है और प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की जननी है। कब्ज को माना जाता है। प्राकृतिक उपचार में पेट का गर्म ठंडा सेक, पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी देकर गुनगुने पानी का एनिमा दें तथा पेड़ों की हल्के हाथ से मालिश कराएं तो कब्ज दूर हो सकती है। आहार में भरपूर सलाद एवं फल सब्जी का प्रयोग करें। इससे मल फूलकर बाहर निकलने में आसानी रहेगी। योगासन। वज्रासन, उदर शक्ति विकासक क्रियाएं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तानासन, ओडियान बंद आदि उपयोगी आसन हैं कब्ज के लिए। कब्ज के लिए योगासन जिसमें है वज्रासन, उदर शक्ति विकासक क्रियाएं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तानासन,
उड्डयन बंद आदि उपयोगी योगासन हैं। प्रश्न 5वां, योनि स्नान क्या है? प्रश्न 5वां, योनि स्नान क्या है? उत्तर, एनिमा यंत्र के साथ योनि स्नान की नली भी आती है। एनिमा यंत्र के साथ योनि स्नान की नली भी आती है। कैथेटर की जगह इस नली को लगा दें। कैथेटर की जगह इस नली को लगा दें। डिब्बे में गुनगुना पानी भरकर योनि में पहुंचाते हैं। इससे योनि संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। इसके लिए डूस यंत्र पिचकारी भी आती है। इसमें पानी भरकर योनि में डालें। इससे भी योनि स्नान बस्ती किया जा सकता है। लाभ, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, रक्त प्रदर, मासिक स्राव की अनियमितता, गुप्तांग पर खुजली आदि समस्याओं में लाभकारी है। प्रश्न 6, शुष्क घर्षण स्नान करने की विधि लिखो। शुष्क घर्षण स्नान करने की विधि लिखो। उत्तर, इस स्नान को हाथों की हथेलियों से, खुरदरे तौलिए से, ब्रश आदि से किया जा सकता है। इसके लिए हथेलियों या अन्य साधनों से शरीर के प्रत्येक अंग को बारी बारी से रगड़ें। प्रत्येक अंग को इतना घर्षण करें जिससे शरीर में गर्मी आ जाए। यह घर्षण स्नान नहाने से पूर्व करना चाहिए। इस स्नान से त्वचा की सक्रियता बढ़ती है, चेहरे पर चमक आती है तथा रक्त का संचार नियमित होता है। सर्दी के दिनों में शुष्क घर्षण स्नान करने के बाद सामान्य जल से नहाने में कठिनाई नहीं होती है। प्रश्न 7वां, स्वकल्प भावना क्या है? प्रश्न 7वां, स्वकल्प भावना क्या है? उत्तर, जब रोगी स्वयं अपनी भावनाओं द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है तो उसे स्वकल्प भावना कहते हैं। जब रोगी स्वयं अपनी भावनाओं द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है तो उसे स्वकल्प भावना कहते हैं। अधिकांश बीमारियां मन को मजबूत बना लेने से ही कम हो जाती हैं। यदि आप किसी रोगी से कहें कि आज आप ठीक लग रहे हैं तो कुछ देर के लिए उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे वाकई में वह ठीक हो गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों को स्वकल्प भावना देकर बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। स्वकल्प भावना से मानसिक एवं शारीरिक विकार दूर होते हैं। किसी भी बीमारी के प्रति यदि हम पॉजिटिव सोच रखें तो असाध्य रोग भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले अखबार में एक खबर छपी कि जब भूकंप के कारण शहर उजड़ रहा था, उस समय एक अपाहिज व्यक्ति जो पैरों से लाचार था, उससे किसी ने कहा, भागो, ऊपर की छत हिल रही है और शीघ्र ही गिर जाएगी, अतः तुम जल्दी भागो। तो वह बिना कुछ सोचे तेज भागा। कुछ देर बाद वह सामान्य हुआ तो उसने देखा कि वह ठीक हो गया है। तो ऐसी भी होता है स्वकल्प भावना से। प्रश्न 8वां, मधुमेह रोग की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक उपचार व आहार पर प्रकाश डालें। मधुमेह रोग की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक उपचार व आहार पर प्रकाश डालें। उत्तर, मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी के रक्त में शर्करा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में स्थित ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से हमारी विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन को कम स्रावित करती है या स्राव भेजना बंद कर देती है, तब ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता है और शर्करा पेशाब के रास्ते से बाहर निकलने लगती है। मधुमेह रोग जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, उसमें लगता है कि आने वाले वर्षों में यह रोग महामारी के रूप में फैल जाएगा। मधुमेह रोगी का आहार ही औषधि है। इस रोग पर नियंत्रण करना ही इसका इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा, अग्नाशय ग्रंथि का गर्म ठंडा सेक करके पेट पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं। नीम के गुनगुने पानी का एनिमा देकर बड़ी आंत की सफाई करें। नियमित गर्म ठंडा कटी स्नान करें। गर्म कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान, सर्वांग मिट्टी लेप आदि भी समय समय पर लेते रहें। उपचार के बाद आधा घंटे की सूती ऊनी पट्टी लपेट करने से मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। आहार चिकित्सा,
आहार में जौ, चना, बाजरा, ज्वार, मूंग, मेथी, कुल्थी, परवल, करेला, लौकी, टिंडा, तुरई, पालक, चौलाई, सलाद, टमाटर का भरपूर सेवन करना चाहिए। क्या न खाएं? क्या न खाएं? जैसे चीनी, गुड़, शहद, घी, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, गरिष्ठ भोजन, उड़द, चना, आलू, कटहल, चीकू, मिठाई, बादाम, पिस्ता आदि। आहार तालिका। आहार तालिका। सुबह मेथी दाना रात भर भिगोई हुई का पानी पिएं। नाश्ते में अंगूर, तान व करेले का रस लें। भोजन में चोकर युक्त आटे की रोटी, सलाद, अंगूरितान, छाछ लें। सायंकालीन भोजन में दोपहर जैसा ही आहार लें। योगासन। योगासन जो है पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, नियमित सैर आदि करें। प्रश्न 9वां, यकृत दोष की प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करेंगे? प्रश्न 9वां, यकृत दोष की प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करेंगे? उत्तर, यकृत दोष का दूसरा नाम है पीलिया। पीलिया जॉन्डिस, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया होने पर रोगी की त्वचा का रंग पीला, नाखून पीले, पेशाब का रंग पीला व आंखें भी पीली हो जाती हैं। पीलिया होने पर प्रत्येक चीज पीली नजर आने लगती है। पीलिया के कारण शरीर में भूख में कमी, कमजोरी, सिर दर्द, बुखार, कब्ज तथा यकृत के पास दर्द की अनुभूति होती है। पीलिया या यकृत दोष में पित्त की अधिकता हो जाती है और यह रक्त में सीधे ही मिल जाता है। कभी कभी मलेरिया, टाइफाइड आदि के समय भी अधिकांश को पीलिया रोग हो जाता है। पित्ताशय में पथरी एवं यकृत में सूजन के कारण भी पीलिया होने की संभावना रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा। पीलिया होने पर सर्वप्रथम रोगी को फलाहार एवं रसाहार पर रखें। ऐसे रोगी के यकृत का गर्म सेक 3 मिनट व ठंडा सेक 2 मिनट क्रमशः 3 बार करें। यकृत पर मिट्टी की पट्टी लगाएं। लगभग 30 मिनट नीम के गुनगुने पानी का एनिमा देकर गर्म ठंडा कटी स्नान कराएं, जिसके लिए 3 मिनट गर्म पानी में और 2 मिनट ठंडे पानी में बिठाएं। इस क्रम को क्रमशः 3 बार दोहराएं। उपचार के अंत में सूती पट्टी भिगोकर निचोड़ी हुई लपेट व ऊनी पट्टी इसके ऊपर लपेट दें। इस लपेट को 30 मिनट रखें। प्रश्न 10वां, दमा रोग क्या है? प्रश्न 10वां, दमा रोग क्या है? इसके लक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार लिखो। दमा। उत्तर, दमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। श्वास लेते समय फेफड़े फूलते हैं व श्वास छोड़ने पर फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। यह क्रिया जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती है। जब कुछ कारणों से फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है तो वह दमा कहलाता है। दमा के रोगी को श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे श्वास फूलना व श्वास लेने में कठिनाई होना व कफ जमना आदि जटिलताएं प्रारंभ हो जाती हैं। कहावत तो यह है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूर्ण इलाज संभव है। लक्षण। पहला, श्वास छोड़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। दूसरा, फेफड़ों से सीटी जैसी आवाज आना। तीसरा, पैरों के तलों में जलन व शरीर में थकान रहना। चौथा, आंखें लाल रहना व कभी कभी आंखों से पानी गिरना। दमा से पीड़ित रोगी को निम्न जांच अवश्य कराएं। दमा से पीड़ित रोगी को निम्न जांच अवश्य कराएं। पहला, रक्त परीक्षण। दूसरा, छाती का एक्सरे। तीसरा, थूक का परीक्षण। चौथा, ईसीजी। प्राकृतिक उपचार। अस्थमा के रोगी की छाती व पीठ का गर्म पानी की थैली से सेक करें। गुनगुने पानी में नींबू रस डालकर एनिमा दें। छाती व पीठ की सरसों के गर्म तेल से मालिश करें। इसके बाद गर्म पाद स्नान 10-15 मिनट का लें। इसके बाद स्नान करके छाती पर ऊनी लपेट बांध दें। रोगी की उम्र अवस्था को ध्यान में रखते हुए भाप स्नान, ठंडी चादर लपेट, सूर्य स्नान, गर्म रेड स्नान, घर्षण स्नान बदल कर कराएं। आहार।
पहला, उबले हुए टमाटर खाएं। उबले हुए टमाटर खाएं। दूसरा, चूल्हे की राख में भुने अमरूद। काली मिर्च लगाकर खाने से फेफड़ों में जमा हुआ कफ निकलने लगता है। तीसरा, लौकी, तोरई, बंद गोभी, करेला, टिंडा, लहसुन, मेथी, अदरक, लौंग आदि का भरपूर उपयोग करें। चौथा, चीकू, अनार, पपीता, उबला हुआ सेब, खजूर, किशमिश, अंजीर, छुआरा का नियमित सेवन करें।